फैसलाबाद का एक काफ़ी वेल नॉन स्कूल है, वहाँ पे मैंने जो है जॉब स्टार्ट की। ओ लेवल्स को पढ़ाना स्टार्ट किया, फिर एक कंपनी ज्वाइन की थी। उसके बाद मैंने कहा बस सिर्फ आपको गट्स और एक रिस्क लेना पड़ता है यार, या पार कुछ तो होगा। 2020 में जो है अप मार्क स्टार्ट हो गया। लोगों को लगता है कि मैं ये काम नहीं कर सकती। कैन यू इमेजिन, जब मैंने स्टार्ट किया था अप मार्क, लोग मुझे कहते थे चलना चलना तुमसे है नहीं, ऑफिस पे तुमने पैसे लगा लिए तो चलो हमें बताना, हम खरीद लेंगे ऑफिस। कौन सा ऐसा बेहतर मुल्क है जहाँ पर हमारे पाकिस्तानी बच्चे जाकर अच्छा तालीम हासिल कर सकते? बच्चा अपनी प्रोफाइल को अंडरस्टैंड नहीं करता। अब एक बच्चा है, उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, ना आपने कोई स्किल्स डेवलप किए हैं, ना एक्सपोजर, नथिंग। शादी भी आपने नहीं की, तो क्या मोहब्बत भी कभी नहीं हुई? नहीं, मैंने शादी करनी है, इसी साल मेरी शादी है। मैं आपको जरूर बुलाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, पॉडकास्ट विद सरदार अमीन जतोई में एक बार फिर आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक बड़ी ही यूनिक पर्सनैलिटी मौजूद है, जिनके हवाले से सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि एक टीचर से एक कामयाब बिजनेस वुमेन का सफ़र, उसकी पूरी कहानी आज इनसे जानेंगे। अमाइमा इफ्तिखार खान हमारे साथ है। अमाइमा साहब कैसी हैं आप? ठीक ठाक? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन। थैंक यू, आपके आने का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बताइएगा कि अपने करियर का आगाज़ कैसे, कहाँ से, किस तरह से किया? करियर का आगाज़ तो हुआ था एज अ टीचर, बिकॉज राइट आफ्टर ए लेवल्स आई स्टार्टेड वर्किंग। जो कि मुझे उस टाइम पे बड़े लोगों ने कहा कि नहीं, पहले तुम डिग्री कंप्लीट कर लो, बट मेरा स्टांस ये था कि डिग्री इम्पॉर्टेंट है, वो मैं साथ साथ कर सकती हूँ, ठीक है, और मैंने साथ साथ ही की। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंटरनेशनल ग्रेजुएट हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई मेन स्ट्रीम, इंटरनेशनल डिग्री होल्डर हूँ। उसके बाद हम पहले इस्लामाबाद रहते थे, बट ड्यू टू सम फैमिली रीजंस हमें फैसलाबाद वापस आना पड़ा। तो यहाँ फैसलाबाद का एक काफ़ी वेल नॉन स्कूल है, वहाँ पे मैंने जो है जॉब स्टार्ट की। आई वॉज असिस्टेंट मॉन्टेसरी टीचर। हाँ, मॉन्टेसरी टीचर की मैं असिस्टेंट थी, और एक नहीं तकरीबन मुझे याद है कि 4 सेक्शंस होते थे प्ले ग्रुप के, तो उसके चारों को मैं असिस्ट करती थी। तो शुरू में तो बड़ा वो था कि चलो लेट स्टार्ट, लेकिन खैर उसके बाद मैंने वहाँ पे कोई 3-4 साल गुजारे। वहाँ फिर मैंने ओ लेवल्स को पढ़ाना स्टार्ट किया। फिर ओ लेवल्स के बाद मैं एक कंपनी ज्वाइन की थी फॉर ऑलमोस्ट 3 to 4 years, यस 4 years। उसके बाद मैंने कहा बस लेट स्टार्ट ऑन। काफ़ी हो गया। खैर वो फिर कुछ रीजंस की वजह से उधर से मैंने रिज़ाइन कर दिया। फिर बैठ के सोचा अब क्या करूं। अच्छा, ये मेरा लोगों को लगता है कि पता नहीं ना मैंने कितना ही प्लान करके और कैसे वो, ये मेरा कैलकुलेटेड डिसीजन नहीं था। उसकी रीज़न ये थी कि जब मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया तो मैंने कहा चल अब कहीं और जाने से बेहतर है कि अपना आप करें। सिर्फ आपको गट्स और एक रिस्क लेना पड़ता है। मुझे पता था कि वेयर आई एम स्टैंडिंग प्रोफेशनली, तो मैंने कल देखते हैं यार, या पार कुछ तो होगा, या सबक मिलेगा या कामयाबी मिलेगी। और जब सबक मिलता है फिर आपको पता होता है कि आपने नेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट करना और क्या नहीं करना। फिर आपको डूज एंड डोंट्स पता चल जाते हैं। खैर उसी तरह से अप मार्क स्टार्ट हो गया। मुझे तकरीबन जितना अप मार्क सोचने में लगा था ना, अप मार्क का नाम, उतना मुझे और किसी चीज़ में नहीं, क्योंकि मैं जाती थी कोई चीज़ करनी होती थी वो फ़ौरन हो जाती थी। लेकिन नाम, मुझे ऐसे नामों की सजेशन आई थी जो कि मुझे लगता था ठीक नहीं है। खैर करते कराते लास्ट ईयर नहीं 2020 में जो है स्टार्ट किया था, और 2022 में और तकरीबन अक्टूबर नवंबर में। और मुझे लगता है मेरा एक्सपीरियंस काउंट ही वहाँ से होना है जब से मैंने अप मार्क स्टार्ट किया है। मैं अपने पिछले 7-8 साल नहीं काउंट करती। वो इस वजह से क्योंकि वो टोटल डिफरेंट एक चीज़ होती है। आपको एक्सपोजर एक्चुअल तब मिलता है जब आप इंडिपेंडेंट होते हैं। अच्छा, ये जो आप टीचर तक पहुंची, इस पूरे कैरियर में, इस पूरे सफ़र में कोई ऐसा मोमेंट, कोई ऐसी चीज़ जो आप समझती हैं कि बड़ी मेरे लिए किस्म की बड़ी तकलीफ दे चीज़ थी, या कोई हालात की कोई ऐसी चीज़, या कोई ऐसी चीज़ जो आप समझती हैं कि जिसने बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेट किया कि आपने हर सूरत में अपना एक लोगों की बातों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छे लोग हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, और कुछ ऐसे लोग मतलब जो बिला वजह तनकीद कर करके मुझे उन लोगों ने ये सिखाया। अच्छा, मैं ना आई वॉज वेरी रिएक्टिव पर्सन, मीन्स कि अगर मुझे कोई बात बोलता था ना, आई यूज टू रिएक्ट राइट दैट मोमेंट। लेकिन इन लोगों ने मुझे सिखाया कि मुझे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। एट दिस मोमेंट मुझे, मतलब पहले होता था बॉदर, बट एट दिस मोमेंट मुझे नहीं। मुझे बेसिकली जब
ज़्यादा मैं मोटिवेट तब होती हूँ, मुझे ऐसे नहीं कि मैंने अपना कोई आइडियल बनाए हुए हैं या किसी की देखा देखी ये वो नहीं, मेरी अपनी एक जर्नी है। लेकिन मैं ज़्यादा मोटिवेट तब होती हूँ जब लोगों को लगता है कि मैं ये काम नहीं कर सकती, तो फिर पता नहीं, ये मैंने अपने अंदर देखा है शुरू से। लोग कहते हैं ये नहीं कर सकती, वो मैं कर लेती हूँ। लोग कहते हैं, अच्छा कैन यू इमेजिन, जब मैंने स्टार्ट किया था अपमार्क, लोग मुझे कहते थे चलना तुमसे है नहीं ऑफिस पे, तुमने पैसे लगा लिए तो चलो हमें बताना, हम खरीद लेंगे ऑफिस से। लिटरली ये मैं आपको लिटरल लोगों के वर्ड्स बता रही हूँ। तो वो अब देखिए, अंडर एस्टिमेट करते थे, अंडर एस्टिमेट बहुत। ये तो खैर अब मुझे इन लोगों ने सिखाया है कि आपने बॉदर नहीं करना और ये नहीं, और मुझे ज़्यादा मैंने देखा कि मुझे मोटिवेशन इसी चीज़ से मिलता है। फैमिली सपोर्ट रही आपको? डेफिनेटली, उसके बगैर आप कर नहीं सकते। आप अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे फादर चीफ एग्जीक्यूटिव जर्नलिस्ट रह चुके हैं दुनिया में, जंग में, उसके बाद ये 92 न्यूज़ में। तो मेरे फादर, मैं चले इस प्रोग्राम के थ्रू मैं बात कन्फेस करना चाहती हूँ, मैं समझती हूँ जो सपोर्ट मेरे फादर ने मुझे थ्रू आउट लाइफ दी है या मेरे करियर में मुझे जिस तरह से सपोर्ट किया ना, अगर वो ना होते तो पॉसिबल ही नहीं था, पॉसिबल ही नहीं था। और अल्हम्दुलिल्लाह वो उन्होंने एक स्टीरियोटाइप भी तोड़ा है ना, मतलब एक मेल डोमिनेंट इंडस्ट्री में अपनी बेटी को सरवाइव करने देना, ये बहुत बड़ी बात है। ये तो अब जब आप मैच्योर होते हो ना, एडमिट करना भी बड़ी बात है, एडमिट करना भी, और ये अब आप मैच्योर होते हो ना, तब आपको पता चलता है कि ये उनकी बेसिकली इस सोसाइटी के हिसाब से, इस ऑरा के हिसाब से बड़ी मेहरबानी है। कितने बहन भाई? हम 3, मैं सबसे बड़ी हूँ। अच्छा, भाई बहनें हैं? एक भाई है? मेरी एक बहन है, उसके बाद एक भाई है। एक भाई है। अच्छा, सबसे ज्यादा प्यार आपसे करते हैं? हाँ, क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ। मैं वैसे पूरे खानदान में बड़ी हूँ, मतलब अपनी जनरेशन में ना मैं आप ही हूँ बेसिकली। अच्छा, तो नानकों में भी, दादकों में भी, तो शुरू से बस। मैरिड हैं? नहीं, अभी शादी होनी है। अच्छा, आप इतनी, अच्छा फिर इतना बड़ा बना दिया गया आपको, वैसे बना दिया। अच्छा, पिछले दिनों मैंने सुना, आप क्रिएटिविटी चेक करें, पिछले दिनों मैंने सुना कि इसकी डिवोर्स हो गई है। मैंने कहा भाई शादी तो होंदा मेरी शादी हो गई तो डिवोर्स होगी। मैं सुन रही हूँ, मुझे कोई कॉल करके था आपकी डिवोर्स हो गई है, मैंने कहा एक्सक्यूज मी भाई शादी नहीं हुई। ये क्रिएटिविटी है, मैं समझती हूँ लोग लगे रहे। पता नहीं, एक तो मैं ये समझती हूँ पाकिस्तान में शायद कुछ करने को नहीं है, या इवन मैंने अच्छे लोगों को देखा है। अच्छा, यहाँ से एक वाकया सुनाती हूँ मैं आपको। एक स्कूल के साथ हमारी पार्टनरशिप है, फैसलाबाद का रिनाउड स्कूल है। अच्छा, किसी ने ना वहाँ मेल कर दी, ठीक है, कि ये इसके पास डिग्री नहीं है, इसके ग्रेड्स कम आते थे, इसके ये वो, पूरी मेल, एक नहीं 1000 मेल्स की, इवन हेड ऑफिस पहुँच गए, ठीक है। तो लेकिन मेरा उनके साथ फिर भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया और साल होने वाला है। कहने का इतनी लेग पुलिंग और इतना एक किस्म का आपको, हाँ, मेरी एक यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनरशिप हो रही थी, बल्कि अभी है, बल्कि उनके साथ भी हो गई है। मैं ऑन पर्पस नाम नहीं ले रही सब चीज़ स्कूल का और यूनिवर्सिटीज़ का। तो उन्होंने भी इसी तरह से जी, अभी मैंने शायद पिक्चर पोस्ट की है, विद इन आवर मुझे वो यूनिवर्सिटी की तरफ से मैसेज आया हुआ कि आपके खिलाफ ईमेल्स आ रही। उसके बाद मेरा उनके साथ भी हो गया, और वहाँ पे मेरी उनके साथ काफ़ी अच्छी और क्लोज एक रिक्रूटमेंट रिलेशनशिप चल रहा है, ठीक है। तो मैं हैरान होती हूँ। अच्छा, इन्होंने मेरे नर्व्स इतने स्ट्रॉन्ग कर दिए ना, मैं जितनी रिएक्टिव सेंसिटिव थी ना, मैं कहती हूँ लगे रहो। ये मेरे ख्याल से यही दुनिया है, यही दुनिया ही आपको मोटिवेट करती है। अच्छा, अब बाहर आपने शुरू किया, आपने बड़े इसमें किस्म का मैं देखा, चूँकि हमने ये भी बहुत सारी किस्म के जूरीज ने फैसला किया कि 2022 से 2024 तक आपका एक सफ़र इंतहाई कामयाब था। आपने स्टार्ट में ये किस्म का कामयाबी के झंडे गाड़े। अप मार्क बनाते हुए सारी बात बहुत डिफिकल्टीज होगी, इतना बड़ा सेटअप, इतना बड़े एक्सपेंडिचर्स, वो कैसे मैनेज किया? मोस्ट इम्पॉर्टेंटली माई फैमिली, उन्होंने फाइनेंशियली इमोशनली जितना मुझे सपोर्ट कर सकते थे उन्होंने किया है। एंड मेरे ख्याल से अल्लाह ताला फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन फैमिली, और देन नोबडी। आपकी जो ऑफिस की टीम है वो तो है ही है, वो तो हर टाइम उनको आप क्रेडिट ना भी दो, उनको पता होता है कि वो क्रेडिट ऑटोमेटिकली उनके पास जा रहा है। उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी इंसान का किरदार रहा है इस चीज़ में कि उसने कभी किसी भी सेंस में इसको किया। और दूसरे नंबर पे देखिए, एक ऑफिस को बनाने में जो एक इन्वेस्टमेंट आती है वो तो आती है। अदर देन दिस आपके पास एक बैकअप होना चाहिए, एटलीस्ट 6 मंथ्स का। 6 मंथ्स भी मैं बड़ा आपको वो बोल रही हूँ, हाँ। 1 साल का बैकअप होना चाहिए। और शुरू में देखिए एक्सपेंसेस आपके साथ साथ बढ़ते हैं। अभी मैं आपको एक्सपेंसेस बताऊँ तो मैंने जब स्टार्ट किया था तो बताऊँ, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तब भी चल रहे थे, अब भी चल रहे हैं।
अच्छा, कैसी बात है, आपने फैसलाबाद में एक बहुत बड़ा सेटअप ना, उसके बाद फिर आपने मुख्तलिफ ब्रांचेस लाहौर, फैसलाबाद, लाहौर वाली तो अभी स्टार्ट होनी है। हाँ, साहिवाल वाली स्टार्ट हो चुकी हुई है। और साहिवाल पता नहीं बस ऐसे ही घट्स नहीं गए साहिवाल, तो मैंने कर दिया। तो अब मैंने देखा वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंसल्टेंट्स आ रहे हैं। कैन यू इमेजिन, हमसे पहले सिर्फ 2 थे और वो भी बहुत पुराने वहाँ के जो रहने वाले ये वो। तो अब मैंने देखा कि इधर उधर से काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। लेट्स सी। लेकिन देखिए आप तब तक मैंने जाहिर सी बात है 2 साल होने वाले हैं, मैंने साथ साथ चीज़ें सीख रही हूँ, मैंने लर्न की हैं। और मैंने काफ़ी ज़िंदगी में ना अपनी बिजनेस से रिलेटेड एक सबक मैंने काफ़ी ज़्यादा सीखे हैं। आप तब तक दूसरा स्टेप नहीं उठाते, अगर आप उठाएं तो बेवकूफ़ हैं, अगर तब तक नहीं उठाते जब तक आपको ये पता हो कि आप सेफ साइड पे नहीं हैं। अगर मैंने साहिवाल या कोई और इनिशिएटिव लिया है। चैप्टर कब तक शुरू करने का इरादा है? इसी साल में, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं लेट, लाहौर बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है एक तरह से, क्योंकि हमारी मार्केट इंडस्ट्री एक तरह से सारी वहाँ पे उसका हब है। तो मुझे एज सुन एज पॉसिबल लाहौर करना चाहिए था। मुझे सब नहीं कहा था साहिवाल से पहले मैं लाहौर कर लूँ, बट खैर सुननी सबकी चाहिए, करनी आप बड़ी चाहिए। ट्रांसपेरेंट हैं, बोल्ड हैं, बिल्कुल आप जिसे कहते हैं कि क्योंकि बहुत सारे लोग, जारी बात है आप एक लोगों के जो बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं कि जारी बात है आप कंट्रीज में जाकर पढ़ना होता है। तो ये एक अल्टीमेटली एक बहुत बड़ी एक किस्म की नेकी भी है कि आप उनके फ्यूचर के हवाले से उनके साथ। तो ये कितनी तादाद अब तक आप इस हद तक जो है जिनको आप कंसल्ट कर चुके हैं? मैं अगर ओवरऑल देखूँ तो पता नहीं, काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह से इस साल में लास्ट ये जो अभी एक ही मेरे नज़दीक तो एक ही साल गुजरा है ना, तब से लेकर अब तक। अब तो खैर अगले साल की तैयारी है। तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 100+ हमने रिक्रूटमेंट की है पूरे साल में, सब कंट्रीज की मिलाकर बता रही हूँ। एंड दैट इज़ वेरी गुड नंबर। पहले साल में नए नाम के साथ विदाउट एनी बैकिंग, मतलब कि यूजली हमने जैसे इस इंडस्ट्री में एक चीज़ सीखी है कि अगर वो कंपनी किसी के साथ जुड़ी होती है तो वो मतलब इस तरह करके उनका अगर वो 100, 1000, 1500, मैं कहती हूँ वो 2 करोड़ भी कर लें तो वो उनका और तरह का सिस्टम है, ठीक है। वो उनकी और तरह की बैकिंग होती है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट थी, बिल्कुल कोई आपके पीछे आगे नहीं था। रिस्क पता है इस सेंस में भी था, जब आप एक इंडस्ट्री में अपना स्टार्टअप कर रहे होते हो ना, तो आप वो इंडस्ट्री हमेशा के लिए अपने पे बंद कर रहे होते हो अगर आप फेल हो जाते हो। और जिस इंडस्ट्री में आपने 5 से 7 साल गुजारे हो वो आप अपने लिए बंद भी नहीं कर सकते। खुदा ना खास्ता अगर आप वहाँ फेल होता तो मैं कहीं पे नौकरी इसलिए नहीं कर सकती थी कि मेरे स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हो गए। मैं किसी जगह पे इसलिए नौकरी नहीं कर सकती थी कि जो मैं अपना नहीं वो कर सकती, किसी का क्या ही करना, तो वो एक परसेप्शन बैठ जाती है। तो ये इस लिहाज से भी बहुत बड़ा रिस्क था। और फैसलाबाद, साहिवाल ऐसी मार्केट्स हैं, ऐसी इंडस्ट्री है कि यहाँ पे आपको पता है, आप यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे रेफरेंस बेस्ड और बड़ा वो एक देसी सा माहौल है ना, मतलब आई यूज्ड टू लिव इन इस्लामाबाद, वहाँ के और यहाँ के माहौल में जमीन आसमान का फर्क है। मुझे जो नजर आता है कि फैसलाबाद में बहुत कम ऐसी फीमेल्स हैं जो आपकी तरह वॉलंटरी काम कर रही हैं। और क्या फीमेल्स को आपकी फील्ड में आना चाहिए? व्हाई नॉट? आपको देखिए, हमारा जो सबसे बड़ा मसला है ना वो ये कि हमने फीमेल्स को हमेशा से टीचिंग या मैक्सिमम 1-2 फील्ड्स में देखा होता है ना, डॉक्टर में डाल दें, प्रिंसिपल बना, मतलब एक माइलस्टोन है, प्रिंसिपल बन गई। टीचर तो चलो ठीक है ना, एक माइलस्टोन है कि वो आप प्रिंसिपल बन गई, या एक माइलस्टोन है कि उसने MBBS कर लिया। तो हमारे ख्याल से हमारी सबसे बड़ी ये जो औरतों पे तनकीद, आप पॉलिटिकली देख लें, बेनज़ीर पे कैरेक्टर असैसिनेशन हुई है, आप पॉलिटिकली देख लें फातिमा जिन्ना पे हुई है ये। अच्छा उसको छोड़े, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, मतलब कि ये तो एक सिस्टम है ना जो चलता आ रहा है। हमने खुद, ये ज़्यादा इस वजह से भी होती है क्योंकि हमने खुद अपने आप को महदूद किया हुआ है। आपके अपने वैल्यूज़ होने चाहिए, बाउंड्रीज होनी चाहिए, देन व्हाई नॉट आप इस इंडस्ट्री में काम करें, जिस मर्जी इंडस्ट्री में काम करें, अनलेस अनटिल आप कोई गलत काम नहीं कर रहे तो व्हाई नॉट। मतलब मुझे पता है कि अगर इस इंडस्ट्री में आप मार्क है और मैंने कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट किया है। इतने अरसे में आपने ये जो काम किया है, कौन सा ऐसा कंट्री समझती हैं जो अब कंट्रीज़ हैं, कौन सा ऐसा बेहतर मुल्क है जहाँ पर हमारे पाकिस्तानी बच्चे जाकर अच्छा तालीम हासिल कर सकते हैं? अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे अब इसके ना 2-3 एस्पेक्ट्स हैं। अगर हम इसको 2-3 डायमेंशन से देख लें, एक बच्चों की तरफ से देख लें, बेस्ट कंट्री उन्होंने तो कहना है USA, कनाडा,
या फिर आता ऑस्ट्रेलिया एंड देन बाकी कंट्रीज का नाम लेते हैं। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मुझे बाकी कंसल्टेंट्स का नहीं पता, हाँ, अब बच्चा अपनी प्रोफाइल को अंडरस्टैंड नहीं करता। हर कंट्री का जो वीज़ा देने का एक सिस्टम है वो डिफरेंट है। कुछ कंट्री देती है सर्कमस्टांसेस बेसिस पे, कुछ कंट्री देती है फाइनेंशियल बेसिस पे, कुछ कंट्रीज देती है आपको पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे, कुछ कंट्री आपको बस, उनके इतने कोई सख्त रूल नहीं है। मतलब कि आप अगर 10 कंट्रीज को हम डील करते हैं, अगर 10 में से मैं आपको सबकी वो वैल्यूएशन करने लग जाऊँ ना, तो हर कंट्री का एक अपना एक साइकोलॉजी, एक सिस्टम है जिसकी बेसिस पे उन्होंने वीज़ा देना है। अब बच्चा क्या कहता है, अब बच्चे को तो लगता है कि बस एडमिशन होना जो है ना, ये कोई बहुत बड़ा टास्क है। आपने यहाँ से ट्रैवल करके उधर जाकर उनकी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, मीन्स के आपको यहाँ से वीज़ा चाहिए ही चाहिए। तो पहले आप ये देखें कि क्या आप उनकी वीज़ा रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं कि नहीं करते, देन आप कंट्री चूज़ करें। अब एक बच्चा है, उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, स्ट्रगलिंग स्टूडेंट है, हर लिहाज से एक्सपोजर नहीं है ज़िंदगी का, अब वो कहता है मैंने यूएसए जाना है। आप उसको रिफ्यूज़ करो ना, मैम मेरा दोस्त ने फलाने जगह से, फिर आपको पंप करते। मैं ये कहती बेटा आप उधर से करवा लें, बट मुझे जब एक चीज़ नज़र आ रही है, मेरा एक्सपीरियंस ठीक है, सही है, गलत है, अच्छा है, वट एवर, मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है, मैं आपका प्रोसेस नहीं करूँगी। तो बच्चों के लिहाज से तो सबसे बेहतरीन जो है ना, वो मैंने 2 ही नाम जो है ना सबसे ज़्यादा सुने, यूएसए कनाडा एंड आफ्टर दैट ऑस्ट्रेलिया। लेकिन हमने अपने लिहाज से देखना होता है कि क्या बच्चा, आप किस कंट्री को समझते हैं ज़्यादा बेहतर है? मैं अगर खुद जाऊँ तो वैसे मैं कहीं नहीं जा सकती। नहीं, मैं 3 दिन 4 दिन के लिए जा सकती हूँ। कौन सा कंट्री है जहाँ आप हर बच्चे के लिए डिफरेंट, जो बच्चों के हवाले से जो ज्यादा बेहतर मुल्क है? जो हर कंट्री का अपना स्कोप है। हाँ, हर कंट्री का अपना स्कोप है। बच्चे कहते हैं जॉब यूके में जॉब्स नहीं मिल रही, हमने यूके में नहीं जाना। सारे एशियंस जाके तो सिक्योरिटी जॉब कर रहे हैं, तो उसकी भी बस एक लिमिट है ना। आप अपनी स्किल बेस्ड की तरफ जाएं। आप अपना जो इंडस्ट्री, अब देखें वहाँ पे शॉर्टेज ऑक्यूपेशन की लिस्ट है, उनके इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्रीज में उनको लोग चाहिए, स्किल्ड लोग चाहिए। अब आप यहाँ से जाकर बस ना आपने कोई स्किल्स डेवलप किए हैं, ना एक्सपोजर, नथिंग, उधर जाकर आप कहें कि आपको वो PR भी दें, आपको जॉब भी दें, आपको अच्छी सैलरी भी दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये परसेप्शंस बनी हुई हैं। यूके अपने लिहाज से बेस्ट है, यूएसए अपने लिहाज से बेस्ट है, कनाडा अपने लिहाज से बेस्ट। मैं कनाडा मतलब अच्छा है, लेकिन मैं वहाँ पे सर्वाइव इसलिए क्योंकि वैसी सर्दी बहुत लगती है, वहाँ वैसी बहुत ज़्यादा सर्दी है, ठीक है। तो मैं वैसे भी नहीं रह सकती, किसी मुल्क में नहीं रह सकती। 3-4 दिन बाद वैसे मुझे एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है। मैं कहती हूँ बस घर जाना है, पाकिस्तान। ये ना हमारे बच्चे समझते नहीं है, ये ब्लेसिंग है, पाकिस्तान ब्लेसिंग है जिस तरीके से हम यहाँ पे रहते हैं। अगर मैंने बाहर जाना होता मुझे कब का नहीं पता, मैं खुद अपना प्रोसेस करके 2 मिनट में, किस कंट्री का मुश्किल है। तो मैं, या वैसे भी अगर मैंने मूव होना हो तो मेरे लिए मुश्किल नहीं है। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मूव करती हैं? मुझे यहाँ पे, हाँ, मुझे यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं आप, अवेयरनेस सेशंस करती हैं। हाँ। अच्छा, वहाँ से कैसा रिस्पांस मिलता है? क्योंकि मैंने अक्सर देखा कि आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जा रही हैं, आप स्टूडेंट्स की जो काउंसलिंग के हवाले से या उनको कंसल्टेशन देने के हवाले से, वो कैसा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैं समझती हूँ कि मुझे इस इंडस्ट्री ने बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया है। कुछ लोग होते हैं, हर जगह होते हैं, वो तनकीद करने वाले, बुरा बोलने वाले, कोई कहता है, लेकिन ओवरऑल अगर मैंने जितने स्कूल यूनिवर्सिटीज़ में जब ये सेशंस के लिए जाती हूँ, अच्छा फीडबैक होता है उनका। और मुझे याद नहीं पड़ता कि आज तक वहाँ से वापस किसी ने कांटेक्ट ना किया हो। बच्चे आते हैं वापस, आपने उनके साथ एक दफ़ा सेशन, अगर 1-on-1 तो नहीं, खैर जैसे एक ग्रुप सेशन कर लिया तो एक वो 1-on-1 सेशन के लिए लाजमी आते। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में एक अच्छा ही रिस्पांस मिला है, चाहे वो मेरे इंडस्ट्रियल पार्टनर्स हों या वो मेरे यहाँ पे बच्चों के लिहाज से स्कूल यूनिवर्सिटीज़ हों। बेहतर मिला आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा फीडबैक बहुत अच्छा मिलता है। सबसे बड़ी बात है। अच्छा, एक चीज़ बड़ी, जैसे कहते हैं कि आप, जाहिर बात है, इतना हेक्टिक शेड्यूल, इतना ज़्यादा काम, और फिर ये क्योंकि ऐसा फील्ड जिसमें आप एक बंदे के ऊपर जो 1 घंटा 2 घंटे पूरा मगजमारी होती है, हर टाइम बोलना, और हर टाइम बोलना, इसमें अपने लिए भी टाइम निकालती हैं? बिल्कुल, मैं अपने लिए जब तक टाइम ना निकालूं मैं सर्वाइव नहीं कर सकती। और वैसे भी मैंने अपनी आदत ये वैसे नोटिस की है कि मैंने जिस चीज़ के लिए भी इस बिजी रूटीन में भी टाइम निकालना हो ना, मैं निकाल लेती हूँ, ठीक है, अगर मैंने निकालना हो, वरना मेरे से बिजी इंसान कोई नहीं है। तो मैं अपने लिए जब तक टाइम ना निकालूँ डेली रूटीन में, नहीं, सुबह ऑफिस आती हूँ और उसके बाद जिम लाजमी। अब मैंने हॉर्स राइडिंग स्टार्ट कर ली है, ठीक है, अभी ऑन एंड ऑफ कर रही हूँ, क्योंकि उसके लिए अब जाहिर सी बात है मुझे कम से कम 2 आवर्स तो चाहिए, ठीक है। तो वो भी मैं हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन, अब
रमज़ान के बाद अनफॉर्चुनेटली एक दफ़ा भी नहीं किया, कि अभी तक मैं उसी रमज़ान के फेज़ में ही जा रही हूँ कि वर्किंग इतना वो काम इतना बर्डन। मैं जिम में तकरीबन जिम भी मुझे कुछ 6-7 साल हो गए लगातार, बीच में कभी छोड़ दिया, कर दिया, तो उसके बाद जाके घर फैमिली के साथ टाइम गुजार के, तो मैं आपको पता आजकल जल्दी नींद तो आती नहीं, वो फिर मेरा ही टाइम है। मैं अच्छा इसमें ना मेरा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। मेरे ख्याल से जब आप अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजार रहे होते हो या अपनी मर्जी का काम कर रहे होते हो, तो वो आप ऑटोमेटिकली अपने आप को टाइम दे रहे होते हो। बीच में आपको अपने काम को, अपनी रूटीन को पॉज करने की ज़रूरत पड़ती है, ये एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन मैं कौन सा मजबूरी या मुझे कौन सा अल्लाह माफ़ करे कि किसी ने ज़बरदस्ती कहा है तुम ये करो, तो मुझे वो ये लगता है कि जैसे दिस इज़ ब्लेसिंग फॉर मी, कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे पास टाइम ना होना ये भी एक ब्लेसिंग है। अच्छा, बड़ी डैशिंग पर्सनैलिटी आपकी, बड़ी एक मिसाल के तौर पे एक अच्छी, जिसे कहते हैं कि जिसे एक फीमेल था अट्रैक्टिव होना चाहिए। आप ज़िंदगी में क्या शादी भी आपने नहीं की, तो क्या मोहब्बत भी कभी नहीं हुई? नहीं, आजकल मोहब्बतें होती हैं, मैं ये आप खुद सोचें, आजकल मोहब्बतें होती हैं, कभी भी नहीं, ये मोहब्बतें ही नहीं है। मेरा मोहब्बत का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है, तो वो कभी मेरे ख्याल से मैं उस कॉन्सेप्ट पे किसी के साथ उतर ही नहीं पाई। लोगों के लिए आजकल मोहब्बत सिर्फ है 1 साल की, 2 साल भी बहुत कम है, वो 6-6 महीने में। पहले मैं कहती हूँ एक दूसरे के लिए लड़ मर के उसके बाद जी ये मोहब्बत ही नहीं है। ये क्या, आप खुद सोचें, ऐसे मोहब्बत वो होती है जिसके साथ अगर आपने वादा कर लिया तो सारी जिंदगी गुजारना है, और उसमें फिर लॉयल्टी होती है, चीटिंग नहीं होती है। आजकल आप एक नहीं 10-10 पार्टनर्स आपने रखे हुए हैं, फिर भी आप अगले देख रहे हैं, ऑलरेडी 3-4 फिर देखे हुए, फिर पता नहीं वो मैं एक टर्म पढ़ रही थी, बेंचिंग, पता नहीं यहाँ पे पर्पसफुली एक दूसरे के साथ जो है वो क्या कहते हैं रिलेशनशिप, हाँ वो तो एक अच्छा सोशल प्रेशर बहुत है आजकल। सिंगल हो क्या मतलब, सिंगल हो तो क्या हो गया, आप पॉइंट समझ रहे हैं मेरा? तो मतलब ये कोई हमारे ऊपर कोई टैबू तो नहीं लगना चाहिए कि हम किसी ना किसी के साथ हैं। तो आजकल मेरे ख्याल से मोहब्बतें आजकल हैं ही नहीं। अल्लाह ताला ने आजकल मुझसे अगर आप पूछे तो अल्लाह ताला ने शायद मर्द, मैं सबको नहीं कह रही, अल्लाह ताला ने आजकल मर्द ही बनाना छोड़ दिए। मेरे ख्याल से जो औरत के साथ बदतमीजी करे, मेरे ख्याल से जो औरत को बुरा भला बोले, मेरे ख्याल से जो औरत को किसी भी सेंस में अपनी वो मर्दानगी में वो तनकीद के व्हाटएवर, वो मर्द नहीं होता। मर्द मैंने अगर मर्द मतलब ऑब्वियसली मेरे लिए तो मेरे पेरेंट्स सबसे पहले, तो मेरे पापा ने तो एक अलग एग्जांपल सेट की हुई है, लेकिन अगर मैं इसे हटकर भी देखूं तो मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि उनकी डिग्निटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो कभी किसी के साथ बदतमीजी नहीं करते। आजकल मर्द नहीं, वो औरतें बनती जा रही हैं। आप खुद सोचें, आप किसी औरत के साथ बदतमीजी करके आपको लगता है कि आपने बड़ा कोई तीर मारा? अजीब। ये आजकल अल्लाह ताला ने ना मर्द की आखिरी निशानी होती है, वही ना, घटियापन की आखिरी निशानी कर रहे लोग कर रहे। और खैर सवाल मोहब्बत का था, तो ये मोहब्बतें नहीं है आजकल नहीं है। अच्छा, शादी जारी बात आप करेंगी, आप अपनी माँ बाप की पसंद से करेंगी? मेरे ख्याल से अच्छा, इसमें अगर मैं बहुत ब्लंट होकर और ट्रांसपेरेंट आंसर दूँ ना, तो आई यूज्ड टू थिंक दैट कि जैसे कहेंगे घर वाले कर लेंगे, लेकिन अब आई एम स्केयर्ड ऑफ मैरिज एज वेल। मुझे लगता है कि आजकल अकेले जिंदगी तो नहीं गुजारनी? नहीं, अकेले भी नहीं गुजारनी। मैंने शादी करनी है, इसी साल मेरी शादी है मैं आपको जरूर बुलाऊंगी, लेकिन मुझे लगता है कि आप बिल्कुल अरेंज नहीं कर सकते। उसको थोड़ा बहुत आपका पता होना चाहिए, आपको उसका पता होना चाहिए। आजकल मेंटल हेल्थ इश्यूज, तो ये अचानक कैसे हो जाएगा? ये अचानक आप इस साल प्लान करके बैठी हुई हैं? पता नहीं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन अल्लाह जानने वाला है। मतलब आप ये समझे मेरी शादी इन प्रोसेस ही है। मतलब मेरे घर वाले इतना तंग हैं कि वो एक्टिवली इस चीज के पीछे पड़े हुए हैं, एक्टिवली। उनको जिस दिन रिश्ता मिलना है ना, उन्होंने तो शायद अगले दिन ही शादी करनी है। बिल्कुल सही कह रही हैं। एक्टिवली म्यूजिक से भी दिलचस्पी है? नुसरत फतेह अली खान, इस टाइप के गजल्स वगैरह, जैसे आजकल रैप चल रहे हैं आजकल बड़े। नहीं वैसे सिद्धू मूसे वाला मुझे अच्छा लगता है, या मुझे पंजाबी सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं। अगर मैंने वो रैप या इस तरह का सुनना हो तो आई लाइक पंजाबी म्यूजिक। अदरवाइज ये जो आजकल के गाने हैं ना, वो भी मेरी समझ से बाहर है। मैं कहती हूँ मुझे टाइम ट्रैवल होना चाहिए, मैं ही चली जाऊँ पहले वाले ज़माने में, आराम सुकून से आराम से रह रही हूँ, तो वो ज़िंदगी ज़्यादा वैसे मुझे फैसिनेट करती है। आजकल ना लोग ठीक है ना म्यूज़िक ठीक है। कौन सा गाना कौन सा पसंद है? मुझे गज़लें पसंद हैं।
गज़लें पसंद है? कोई ऐसी गज़ल जो आप कभी गुनगुनाई हो आपने? नहीं, गुनगुनाने के मामले में मैं बहुत बुरी हूँ। नहीं, मुझे गुनगुनाना नहीं आता, लेकिन हाँ सुनती हूँ। और गज़लें और वो हर वो गाना, जैसे वो तेरा मेरा प्यार है अमर, अब वो 2024 में बना है, लेकिन अगर आप उसकी वाइब देखें ना तो ऐसा लगता है जैसे 90s की है। 90s के मतलब कि आप उसको, वो आपको सुन के ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये 2024 में बना है। तो इस तरह के गाने मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। शेर व शायरी से भी दिलचस्पी है? कोई ऐसा शेर जो आपको बहुत मुझे याद नहीं रहते। अच्छा, याद नहीं? हाँ, मैं अक्सर लिखने की भी कोशिश करती हूँ बट मुझे याद नहीं रहते, लेकिन हाँ मैं पढ़ती सुनती हूँ। शुगफ है इससे भी? जी, इससे भी शुगर दिलचस्पी है शेर व शायरी से भी? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसके अलावा अपनी ये आपने बताया कि आप ये घुड़सवारी का भी अब आपको शौक है, जीप भी आप जाती हैं, इसके अलावा कोई और एक्टिविटी या कोई ऐसा हॉबी जो आपको बहुत? बुक्स भी पढ़ लेती हूँ, और इसके अलावा आजकल हाँ मीम्स बनाने को दिल करता है। मतलब लेकिन मुझे ना पता नहीं किसने कल परसों कहा कि आपके पास टाइम तो होता नहीं है, तो मीम्स आपके रोज अपलोड हो रहे होते हैं रील्स। मेरी बात, आपका टीम में नेटवर्क है आपका? वो तो हाँ, वो तो है अल्हम्दुलिल्लाह, 30+ स्टाफ है। वो उसमें से सिर्फ ये 3-4 लोग तो ये सोशल मीडिया के लिए, लेकिन उसके बावजूद क्या उसे कहते हैं, मैंने वही जैसे आपको बताया, जिस चीज़ के लिए मैंने टाइम निकालना होता निकाल लेती हैं आप। कोई ऐसी चीज़ जो आपका अभी तक आप समझती हूँ कि आप नहीं कर सके और करना चाहती हैं? वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जिस चीज़ का शौक शुरू से था, अल्लाह ताला ने टाइम टू टाइम उसको पूरा कर दिया है। बस अभी कोई चीज़ ऐसी याद नहीं पड़ती। हाँ बस जो करना चाहती हूँ अब एक नया मशगला कह दें या एक नया मुझे जो एक्टिविटी मिली हुई है वो दैट इज सियासत, जो कि अब आने वाले इलेक्शन फ्यूचर आने का इरादा है? ऑलमोस्ट आ ही चुकी हूँ। बस इसको ज़्यादा मतलब अब मुझे ये समझ मतलब ये आपसे अगला प्रोग्राम इंशाल्लाह ताला हम सियासत के ऊपर करेंगे। और आपको एक किस्म का, जिस तरह आपने आप अगर इमरान खान को पसंद करते हैं तो फिर मेरी और आपकी लड़ाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, आप इसका मतलब आप हैं कि जो कि पीटीआई को एक किस्म को पसंद नहीं करते? मैं इमरान खान, अच्छा मैं यहाँ से, आपको याद हो 2013-14 में वो धरना था वो रेड एरिया में, मैं उस टाइम डाई हार्ट फैन थी पीटीआई की भी और इमरान खान की भी। और उस टाइम हम इस्लामाबाद ही रहते थे, हमारा घर था F11 में और वो एरिया सारा बनता है F6 में। तो मैं डेली सुबह उठ के ना वहाँ जाके बैठ जाती होती थी जस्ट बिकॉज के वो इमरान खान ये वो, तो मैंने इतना पसंद करती थी। लेकिन बहुत सारी वजूहत, एक तो एंटी स्टेट, ये तो चलो बाद में, मैं इससे पहले इसके खिलाफ हो गई थी। ही इज जस्ट प्लेइंग विद अस आवर माइंड्स ना। ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। बड़ा आपके साथ शो होगा क्योंकि ये बहुत आपने बात की, जो मैं अक्सर अपने वीडियोस में ये लोग समझते नहीं है। अब वो अपनी वीडियो, अच्छा वो पहला टर्न ऑफ था जो मैं इमरान खान से हुई थी, वो आपने शायद देखा हो, जिसमें वो कहता है वो कसूरी कहते हैं कि वो बोल इस्लामी टच दे। और उसके बाद इमरान खान साहब ने प्रॉपर इस्लामी टच दिया है। हाँ। और ये एक बहुत बड़ी रीज़न थी कि हम इमरान खान को पसंद करते थे कि वो आते थे ये मतलब ख़त्म नबूवत की बात ये वो। तो अगर वो उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है और माशाल्लाह से वो भी कासिम सूरी के कहने पर इस्लामी टच, हाँ इस्लामी टच दे दिया वर्ड आप देखें, दे आर प्लेइंग विद आवर माइंड। कोई ऐसा रिग्रेट जो अमायमा इफ्तिखार खान को अब तक है मुझे अपनी लाइफ का? हाँ, मुझे आज से 1-2 साल पहले लगता था ये रिग्रेट्स है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है ये लेसन्स है। अब ये लेसन्स हैं। अब मुझे लगता है ये सारे जितने भी वो मतलब मैंने रिग्रेट्स जो होते हैं ना आपके, कोई कुछ भी नहीं होता। आपको अपने डिसीजंस को ऑन करना चाहिए। अच्छा, ये कोई ऐसा रिग्रेट जो आपको अब तक आपकी लाइफ में कोई ऐसा हो जो आपको समझती हैं कि जिसको डिस्क्राइब किया जाना ज़रूरी है? अच्छा, रिग्रेट मैं, अच्छा अब माशाल्लाह आई एम नॉट किड और टीन एज एनी मोर। तो पहले मुझे ज़िंदगी में ऐसा लगता था ये रिग्रेट। अब मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज हुआ है। ज़िंदगी में अच्छा डिसीजन हो, बुरा डिसीजन हो, दोनों सूरतों में आपने उसको ऑन करना है। अगर वो आपके लिए सही है तो अच्छी बात है, मतलब आपके हक में बेहतर हो गया। अगर नहीं तो बस ठीक है, वो आपके लिए लेसन था, आपके लिए सबक था, रिग्रेट नहीं है। उससे फिर आपको पता है, आपको डूज एंड डोंट्स पता चल जाते हैं। दैट्स इट। रिग्रेट कुछ नहीं होता। फैसलों पे अपने पूरा पहरा देती हैं आप? मैंने बस एक दफ़ा मैंने आपको बताया, एक दफ़ा 2 तरीके से मुझसे काम कराया जाता है। ये कर नहीं सकती जब लोग कहना शुरू कर दें, और असल में ये नहीं कि मुझे पंप करने के लिए, या दूसरे तरीके से मैंने सोच लिया कि मैंने अब ये काम करना है तो वो करना है। वो मुझे साल लगे, 2 साल 3। हाँ, बेशुमार ख़वातीन आपकी फील्ड में या आना चाहती हैं, आपको ज़ाहिर बात है एज ए रोल मॉडल भी देखती होंगी। ख़वातीन के लिए क्या मैसेज देंगी?
उनके लिए मैसेज ये है कि अपनी एक बाउंड्री बनानी चाहिए, और आप ना बाहर निकल के अपनी एक जगह बनाए, मर्द के साथ मुकाबला ना करें। ये फेमिनिज्म जो आजकल हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसकी वजह से हमारे जो असल हमारा मकसद है ना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। हमें इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए, वो आज़ादी नहीं चाहिए जिसका वो फेमिनिज्म का वो फेमिनिस्ट जो है उसका ढिंढोरा पीटती हैं। हमें ना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, ताकि कल को कोई ऊंच नीच हो जाए तो हम अपने घर वालों पे रिलाई ना करें। कल को तलाक भी हो जाती है, जैसे भी मैंने आपको शायद बताया भी हो कि हमारी ट्रस्ट है, जो फाउंडेशन है, जो कि काम ही सिर्फ तलाक याफ्ता और बेवाओं के लिए करती है। तो मैं जब उस तरह की औरतों से मिलती हूँ तो मुझे पता चलता है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना कितनी ज़रूरी है। तो मुझे उन सब औरतों के लिए मैसेज ये है कि मर्द के बराबरी करने के बजाय, मर्द के साथ मुकाबला करने के बजाय, भाई अपना एक काम करें, अपना एक हॉरिजन में रहे, और आपको उनके साथ मुकाबला करके क्या ही मिल जाए। मतलब आप तो अपने आप को डिग्रेड कर रही हैं। आप आज तक आपको लगे ना अगला बंदा मेरे साथ मुकाबला कर रहा है, उस सिचुएशन से पीछे हट जाओ। या ये इसमें आपकी जीत है, उसमें जीत नहीं कि आप उधर बैठ के उसके साथ लड़ रहे हो। वो चाहे वो औरतों का भी मुकाबले हो जाते हैं किसी वजह से, वो प्रोफेशनली या पर्सनली बहुत सारे मैटर्स पे, आप बैकआउट हो जाओ। जहाँ पे आपको खड़े होकर लड़ना पड़े ना, वो चीज़ क्या मतलब, ये कोई स्टार प्लस का ड्रामा चल रहा है? आप खुद सोचें, जिंदगी में अपना जितना ज़्यादा अपने आप को आपकी ज़िंदगी सिंप्लीफाइड होगी ना, उतना आपके लिए बेहतर है। इसलिए लड़कियों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी एक बाउंड्री बनाएं और अपने काम पे फोकस करें। ये मत सोचे कि मैंने आज़ाद होना है। आप इस मुआशरे से या चले जाएं, या अगर इस मुआशरे में रहना है ना, तो फिर आप इस मुआशरे के नॉर्म्स को साथ लेके चलें, ज़्यादा कामयाबी है। ज़्यादा कामयाबी होगी। नाज़रीन, आप सुन रहे थे कि उमैमा इफ्तिखार खान फुल्ली फोकस्ड है और अपनी लाइफ को लेकर बिल्कुल ब्लंटली हर चीज़ को उन्होंने आपके सामने बिल्कुल अच्छे अल्फाज में उसको जो है वो बताया है। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी ख़वातीन जो हैं वो वाकई हमारे माशरे के लिए रोल मॉडल होती हैं, कि जो अपनी बाउंड्रीज़ के अंदर रहकर, अपनी वैल्यूज़ के अंदर रहकर ना सिर्फ अपना बेहतरीन कारोबार चला रही हैं, बल्कि उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों का रोज़गार का जो ज़रिया भी बन रही हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जितोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।